नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में मैं सुरेश कांसोटी आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम इस क्लास में श्वसन तंत्र के बारे में पढ़ेंगे। हमने पिछली क्लास में पाचन तंत्र के बारे में अध्ययन किया था। मैं आपको बता देता हूं कि इस वीडियो में आपको इस श्वसन तंत्र को समझाने के साथ साथ में इसके संपूर्ण नोट्स एवं बनने वाले महत्वपूर्ण क्वेश्चन भी आपको इस वीडियो में मिलेंगे। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें आप। तो हम स्टार्ट करते हैं श्वसन तंत्र। सबसे पहले हम इस वर्ड को समझते हैं, श्वसन तंत्र। तो सबसे पहले श्वसन की बात कर लेते हैं कि श्वसन होता क्या है। तो श्वसन देखिए, श्वसन में हम करते क्या हैं, वायुमंडल से O2 को हम ग्रहण करते हैं और उसके पश्चात हमारे शरीर से CO2 को क्या करते हैं, वापस वायुमंडल में छोड़ देते हैं। तो इसकी डेफिनेशन हम इस प्रकार दे सकते हैं कि जीवों द्वारा वायुमंडल से ऑक्सीजन ग्रहण करना एंड भोजन के पश्चात बनी CO2 को वायुमंडल में छोड़ने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, श्वसन कहलाती है। तो इसकी डेफिनेशन हम इस प्रकार दे सकते हैं। ठीक है, उसके बाद में हम बात करते हैं तंत्र की। अब आपको पता है कि जो तंत्र होता है वो अंगों से मिलकर बना होता है, क्योंकि हमारा जो शरीर है इतना बड़ा संगठन है हमारे शरीर का, वो कई चीज़ों से मिलकर बना होता है। जैसे हमारे शरीर की सबसे छोटी इकाई होती है वो होती है कोशिका। उसके बाद में बहुत सारी कोशिकाएं मिलकर ऊतक का निर्माण करती है और बहुत सारे ऊतक मिलकर अंग का निर्माण करते हैं और बहुत सारे अंग मिलकर तंत्र का निर्माण करते हैं और तंत्र मिलकर शरीर का निर्माण करते हैं। तो आज हम पढ़ रहे हैं श्वसन तंत्र। तो श्वसन तंत्र, श्वसन हमने पढ़ लिया कि वायुमंडल से O2 को ग्रहण करना एंड भोजन के पाचन के पश्चात बनी CO2 को वायुमंडल में छोड़ने की जो प्रक्रिया है उसे हम श्वसन कहते हैं। अब श्वसन तंत्र क्या है? श्वसन तंत्र देखो कि इस तंत्र में कौन से अंग भाग लेंगे या सम्मिलित होंगे। इसमें देखो कि वो अंग जो श्वसन क्रिया में सहायक होते हैं या श्वसन क्रिया को पूर्ण करते हैं, वो अंग मिलकर किसका निर्माण करते हैं, श्वसन तंत्र का निर्माण करते हैं। जैसे नासिका, मुख, ग्रसनी, लेरिंग्स या इसको हम स्वरयंत्र बोल सकते हैं, श्वासनाल, श्वसनी, श्वसनिका, फेफड़े, मध्यपट। ये इतने सारे जो अंग है ये कौन सी क्रिया को पूर्ण करते हैं, श्वसन की क्रिया को पूर्ण करते हैं, इसलिए इसको हम श्वसन तंत्र कहते हैं। ओके, तो मैं आपको बता देता हूँ कि जो मनुष्य का श्वसन तंत्र है, मनुष्य में श्वसन तंत्र को 3 हिस्सों में डिवाइड किया गया है। वो हिस्से देखिए आप। देखो, यहाँ से लेकर यहाँ तक का हिस्सा, यहाँ से लेकर यहाँ तक का हिस्सा अब सबसे ऊपर का हिस्सा है, तो इसको हम बोल सकते हैं ऊपरी श्वसन तंत्र। ठीक है, और यहाँ से लेकर यहाँ तक का हिस्सा है, जो ऊपर से नीचे वाला हिस्सा है, इसको हम बोल सकते हैं निचला श्वसन तंत्र। क्लियर? फिर इससे नीचे का जो भाग है इसको हम बोल सकते हैं या बोलते हैं श्वसन मांसपेशियाँ। तो जो हमारा श्वसन तंत्र है उसको कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में बांटा गया है। पहला है ऊपर वाला, उसको बोलते हैं ऊपरी श्वसन तंत्र, जिसके अंदर सम्मिलित होने वाले अंग कौन कौन से, नासिका, मुख, ग्रसनी, लेरिंग्स, स्वरयंत्र, ये इतने अंग इसमें ऊपरी श्वसन तंत्र में सम्मिलित होते हैं। फिर निचले श्वसन तंत्र, इसमें देखो श्वासनाल, श्वसनी, श्वसनिका, फेफड़े एंड कुपिका, ये इतने सारे अंग मिलकर किसका निर्माण करते हैं, निचला श्वसन तंत्र का निर्माण करते हैं। फिर आती है बात श्वसन मांसपेशियाँ कि तो इसमें जो मध्यपट है, पेशियाँ वगैरह है, वो इसमें सम्मिलित होती हैं। तो हम इसका अब डिटेल से जो अंग है, श्वसन तंत्र के जो अंग है, इसका हम डिटेल से अध्ययन करते हैं। सबसे पहले ऊपरी श्वसन तंत्र की हम बात करते हैं।
ऊपरी श्वसन तंत्र की हम बात करते हैं तो देखिए मनुष्य का ऊपरी श्वसन तंत्र नासिका, मुख, ग्रसनी, लेरिंग्स से मिलकर बना होता है। ठीक है, अब सबसे पहले इसमें आती है नासिका। जो नासिका होती है वो मानव श्वसन तंत्र का प्रथम भाग होता है। इस नासिका के अंदर एक पतली हड्डी का बना हुआ एक पट होता है जो झिल्ली से घिरा हुआ होता है, और ये पट क्या करता है, इस नासिका को दो भागों में डिवाइड करता है, दो छिद्रों में डिवाइड करता है ठीक है, और ये दो नासिका है ये दो नासा द्वारों में डिवाइड होती है। अब ये जो पतली हड्डियों का बना ये जो एक पट होता है इसमें झिल्ली वगैरह होती है, तो इसमें क्या होते हैं, ये जो नासिका गुहा होती है यहाँ से लेकर यहाँ तक, इसमें क्या होता है, इसमें महीन बाल होते हैं, छोटे छोटे बाल होते हैं, और जो झिल्ली होती है उसमें से तरल पदार्थ स्रावित होता है। जो श्लेष्मा ग्रंथि है उसमें से तरल पदार्थ स्रावित होता है। जैसे ही हम वायु श्वास लेते हैं और वायु अंदर प्रवेश करती है तो वायु के अंदर कुछ धूल के कण हैं, कुछ फफूंद वगैरह, परागकण या कुछ सूक्ष्म जीव हमारे जैसे श्वास के साथ में लेते हैं तो वायु के साथ में वो अंदर जाते हैं। तो ये जो महीन बाल होते हैं या जो श्लेष्मा होती है ये वायु को शुद्ध करने का काम करती है, और शुद्ध करने के पश्चात ये आगे फेफड़ों में पहुंचाती है। तो यहाँ पर आप समझ सकते हो कि नासिका क्या होती है, श्वसन तंत्र का प्रारंभिक भाग होता है। ये एक पतली हड्डी के से बने हुए पट व झिल्ली से दो नासा द्वारों में डिवाइड होता है। ठीक है, उसके बाद में हम बात करते हैं आगे। जो नासिका गुहा है ये नासिका गुहा है ये किसमें मिलती है, आगे नासाग्रसनी में खुलती है और नासाग्रसनी में खुलती है। फिर नासिका के बाद में आता है कौन सा, ग्रसनी। देखिए ये जो ग्रसनी हमने पाचन तंत्र में पढ़ा था, ग्रसनी एक कोपीनुमा संरचना होती है और ये 3 प्रकार की होती है, कंठग्रसनी, मुखग्रसनी, कंठग्रसनी, मुखग्रसनी और नासाग्रसनी। तो जो नासिका गुहा है किसमें खुलती है, नासाग्रसनी में खुलती है। तो वायु नासिका गुहा से नासिका गुहा में प्रवेश करती है और नासिका गुहा के बाद में किसमें प्रवेश करती है, नासाग्रसनी में प्रवेश करती है। ठीक है, नासाग्रसनी के बाद में जब जैसे वायु यहाँ पर आती है उसके बाद में ये सवरी यंत्र में प्रवेश करती है। उसके बाद में दूसरा जो अंग आता है नासिका के बाद में वो आता है मुख। अब जब हम नासिका से श्वास नहीं लेते हैं तो मुख से भी हम श्वास ले सकते हैं। तो जो हमारा ये मुख है यह श्वसन तंत्र में एक द्वितीयक अंग के तौर पर कार्य करता है कि जब नासिका से हम श्वास नहीं ले सकते तो इस मुख से भी हम श्वास ले सकते हैं। लेकिन यहाँ पर होता क्या है कि नासिका से जो हम श्वास लेते हैं या नासिका से जो वायु हमारे शरीर में प्रवेश करती है वो मुख की तुलना में क्या होती है, ज़्यादा शुद्ध होती है। क्या होती है, ज़्यादा शुद्ध होती है, और मुख से ग्रहण की गई वायु वो कम शुद्ध होती है। अब देखो नासिका गुहा से वायु कहाँ आई, ग्रसनी के अंदर आई, और ग्रसनी 3 भागों में डिवाइड होती है, कंठ ग्रसनी, मुख ग्रसनी और नासा ग्रसनी। तो देखो नासिका से जब वायु ग्रहण की जाती है तो नासिका गुहा से नासा ग्रसनी में और फिर कौन सी ग्रसनी में आती है, मुख ग्रसनी में आती है। उसके बाद में अगर हम मुख से श्वास लेते हैं तो मुख से सीधी कहाँ आती है, मुख ग्रसनी के अंदर प्रवेश करती है। ठीक है, उसके बाद में कौन सा अंग आता है, लेरिंग्स आता है, इसको हम सवरी यंत्र बोलते हैं। ये क्या होता है, ये 9 प्रकार की उपास्थियों से मिलकर बना होता है। इसके अंदर एक झिल्लीनुमा संरचना होती है, एक झिल्ली होती है जिसको क्या बोलते हैं, स्वरज्जु बोलते हैं। और जैसे ही वायु यहाँ सवरी यंत्र में प्रवेश करती है तो ये जो झिल्ली है स्वरज्जु बोलते हैं, ये झिल्ली कंपन करती है और वायु के दबाव के कारण, हवा के बहाव या दबाव के कारण ये अलग अलग इसमें कंपन होता है और अलग अलग ध्वनि उत्पन्न करती है। ठीक है,
उसके बाद में अब देखो ये जो सवरी यंत्र है ये क्या काम करता है, ये नासाग्रसनी को किससे जोड़ता है, श्वास नाल से जोड़ने वाली एक संरचना होती है या जोड़ने का एक काम करता है। ठीक है, यहाँ पर एक होता है एपिग्लोटिस जो हमने पाचन तंत्र में पढ़ा था। क्या होता है एपिग्लोटिस, जिसको हम बोलते हैं गाठी ढक्कन। जब हम खाना खाते हैं और भोजन अंदर प्रवेश करता है तो उस टाइम ये गाठी ढक्कन क्या होता है, ये सवरी यंत्र के चारों ओर एक आवरण बना लेता है। सवरी यंत्र के चारों ओर क्या एक आवरण बना लेता है, जिससे जो भोजन है वो नासाग्रसनी में या श्वास नाल में नहीं जाता है। ठीक है, उसके बाद में देखिए ये जो श्वास नाल होती है, हमने नासिका के बारे में पढ़ लिया, मुंह के बारे में पढ़ लिया, ग्रसनी के बारे में पढ़ लिया और लेरिंग्स के बारे में हमने पढ़ लिया। तो ये थे कौन सा, ऊपरी श्वसन तंत्र। उसके बाद में 2 नंबर पर आता है निचला श्वसन तंत्र। और निचले श्वसन तंत्र के अंदर कौन कौन से अंग आते हैं, श्वासनाल, श्वसनी, श्वसनिका, कुप्पिकाई और फेफड़े आते हैं। तो निचला श्वसन तंत्र है वो इन अंगों से मिलकर बना होता है। सबसे पहले बात करते हैं हम श्वासनाल की। तो इसकी लंबाई कितनी होती है, लगभग 5 इंच होती है। और ये जो श्वासनाल है ये कूट स्तरीय पक्षमापी स्तंभाकार उपकला से बनी हुई होती है। कूट स्तरीय पक्षमापी स्तंभाकार सी प्रकार के छल्लों के द्वारा बनी हुई होती है। आप देख सकते हो इसमें इसी प्रकार के छल्ले हैं। तो देखो ये जो श्वासनाल है इसकी लंबाई 5 इंच होती है। ये कूट स्तरीय पक्षमापी स्तंभाकार सी प्रकार के छल्लों के द्वारा ये बनी हुई होती है। अब जो ये सी प्रकार के छल्ले हैं ये इस श्वासनाल को क्या करते हैं, चिपकने से रोकते हैं। इसकी आकृति है इसको खुला रखने का कार्य ये करता है, इसको चिपकने नहीं देते हैं। इस श्वासनाल के अंदर कुछ श्लेष्मा ग्रंथियाँ होती है जो तरल पदार्थ स्रावित करती है, श्लेष्मा का श्रावण करती है। जो क्या करती है, देखो यहाँ से जो वायु प्रवेश की थी तो वायु के साथ में कुछ सूक्ष्म जीव थे, परागकण थे, कण थे, धूल के कण थे। तो यहाँ पर जो महीन बाल थे और जो झिल्ली थी जिससे तरल पदार्थ निकल रहा था तो यहाँ चिपक गए। ठीक है, अब जैसे वायु आगे आई तो कुछ बचे हुए मतलब सूक्ष्म जीव है या कुछ परागकण है, वो क्या है, जैसे यहाँ पर आएंगे तो इस श्वासनाल के अंदर श्लेष्मा का श्रावण होता है और यहाँ पर चिपक जाएंगे। तो पूरी तरह यहाँ पर वायु क्या हो जाएगी, शुद्ध हो जाएगी। उसके बाद में ये आगे प्रवेश करेगी। तो ये जो श्वासनाल है ये आगे जाकर 2 भागों में डिवाइड हो जाती है। इस श्वासनाल का काम क्या है, इस श्वासनाल का काम ये है कि सवरी यंत्र और श्वसनी को जोड़ने का काम करती है। ये सवरी यंत्र और श्वसनी को जोड़ने का काम करती है ये। ठीक है, और वायु को कंठ से या फिर लेरिंग से या सवरी यंत्र से कहाँ पहुँचाती है, वक्ष स्थल में पहुँचाती है, यहाँ पर पहुँचाती है ये। तो देखिए जैसे ही ये जो श्वासनाल है ये 2 भागों में डिवाइड होती है, दाएं और बाएं भाग में डिवाइड होती है। तो जब यहाँ ये दाएं और बाएं भाग में डिवाइड होकर दाएं फेफड़े और बाएं फेफड़े में प्रवेश करती है तो यहाँ पर जब फर्स्ट बार ये डिवाइड होती है या विभाजित होती है तो उसको बोलते हैं हम श्वसनी, और प्रथम बार डिवाइड होती है तो उसको हम बोलते हैं प्राथमिक श्वसनी। ठीक है, उसके बाद में आगे ये श्वसनी आगे चलकर दूसरी बार जब डिवाइड होती है, दूसरी बार जब विभाजित नई शाखा निकालती है तब उसको हम बोलते हैं द्वितीयक श्वसनी। ठीक है, और उसके बाद में जब ये श्वसनी आगे चलकर तीसरी बार जब डिवाइड होती है, तीसरी बार जब विभाजित होती है
तीसरी बार जब शाखाओं में विभाजित होती हैं तब हम उसको बोलते हैं सवसनिका। ठीक है, तब हम इसको क्या बोलते हैं, तृतीयक सवसनी। और तृतीयक सवसनी उसके बाद में जब ये वापस नई शाखाओं में विभाजित होती है उसको बोलते हैं सवसनिका। ठीक है, जब सवसनिका भी कई शाखा में विभाजित होती है और कई शाखा में विभाजित होकर क्या बनाती है, एक वृक्षनुमा संरचना बनाती है। ठीक है, वृक्षनुमा संरचना बनाती है। उसके बाद में सवसनिका के बाद में आगे जो लास्ट में एक सीमांत सवसनिका होती है और उसके आगे क्या होती है, ये कुपिका होती है। क्या होती है, कुपिकाएँ। तो कुपिकाएँ क्या करती है, देखिए इन कोशिकाओं के द्वारा ये गुबार कपनुमा संरचना होती है और इन कोशिकाओं के द्वारा जो वायु हम ग्रहण करते हैं वो वायु रक्त के अंदर प्रवेश करती है। तो कहने का मतलब ये कोशिकाओं के द्वारा जो गैस है या जो गैसों का विनिमय होता है। ठीक है, उसके बाद में ये जो गैसें हैं या फिर वायु है ये रक्त के साथ में हमारे शरीर में चली जाती है। तो हमने निचला श्वसन तंत्र के बारे में, श्वास नाल के बारे में पढ़ लिया, श्वसनी के बारे में पढ़ लिया, श्वसनिका और कोशिकाओं के बारे में हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। अब हम बात करते हैं फेफड़ों की। ठीक है, अब फेफड़े देखिए ये लाल गुलाबी रंग के होते हैं। ठीक है, और ये स्पंजी ऊतकों से बने हुए होते हैं। जो फेफड़े होते हैं हमारे ये स्पंजी ऊतकों से बने हुए होते हैं। ठीक है, अब ये जो पुरुषों के फेफड़े होते हैं जो महिलाओं की तुलना में क्या होते हैं, थोड़े भारी होते हैं। पुरुषों के फेफड़े महिलाओं की तुलना में क्या होते हैं, भारी होते हैं। और जो बायां फेफड़ा है वो उसमें ये 2 खंडों में डिवाइड होता है और जो दायां फेफड़ा है हमारा वो 3 भागों में या 3 खंडों में डिवाइड रहता है। ठीक है, अब देखिए जो ये बायां फेफड़ा है, ये जो बायां फेफड़ा है ये अधिक लंबा होता है, लंबाई में क्या होता है, ज़्यादा होता है। लेकिन जो दाहिना फेफड़ा है वो लंबाई में कम होकर चौड़ाई में क्या होता है, ज़्यादा होता है ये। ठीक है, उसके बाद में आता है तीसरा जो भाग है श्वसन तंत्र का, वो है श्वसन मांसपेशियाँ। यह श्वसन मांसपेशी क्या काम करती है, ये गैसों को रक्त में मिलाकर हमारे शरीर के विभिन्न अंगों में ले जाती हैं और उसके बाद में बनी CO2 को हमारे फेफड़ों में वापस लाने का काम करती है। अब जो ये मध्य पट है ये देखिए ये वक्ष स्थल के नीचे स्थित होता है। ठीक है, और ये जब मतलब श्वास अंदर ग्रहण करने में और छोड़ने में ये बहुत भूमिका निभाता है। कौन, मध्य पट, जिसको हम डायफ्राम बोलते हैं। ये कैसे भूमिका निभाता है, देखिए कि जब ये नीचे की ओर संकुचन मतलब संकुचित होता है, ये क्या होता है, संकुचित होता है, तो वायु ग्रहण की जाती है। और जैसे ये वापस अपनी अवस्था में आता है, शिथिलन होता है, तो वायु बाहर निकाल दी जाती है। तो हमने इस श्वसन तंत्र के बारे में इतना पढ़ा है। देखिए मैं अब एक बार फिर से इसको रिपीट करता हूँ, समझाता हूँ, समझना अच्छे से। जो हमारा श्वसन तंत्र है वो 3 भागों में डिवाइड होता है। पहला है ऊपरी श्वसन तंत्र, जो ऊपर का भाग है यहाँ से लेकर यहाँ तक, इसको बोलते हैं ऊपरी श्वसन तंत्र। और इसमें नासिका, मुख, ग्रसनी और सवरियंत्र या लैरिंक्स अंग सम्मिलित होते हैं। फिर ऊपरी श्वसन तंत्र के जो निचला भाग है उसको बोलते हैं निचला श्वसन तंत्र, जिसके अंदर श्वास नाल, श्वसनिका, कुपिकाएँ, फेफड़े ये सम्मिलित होते हैं। फिर ये निचला श्वसन तंत्र यहाँ समाप्त होता है और इससे नीचे वाले भाग को हम बोलते हैं श्वसन मांसपेशियाँ और इसके अंदर मध्य पट या श्वसन मांसपेशियाँ सम्मिलित होती हैं। हमने सबसे पहले ऊपरी श्वसन तंत्र का जिक्र किया था कि इसमें जो नासिका होती है सबसे प्रथम अंग है। श्वसन तंत्र का प्रारंभिक अंग कौन सा है, नासिका। ये एक पतली हड्डियों के बने पट से 2 भागों में डिवाइड होती है, 2 नासा द्वारों में ये डिवाइड होती है। और इस के अंदर नासिका गुहा के अंदर एक झिल्ली होती है जिसमें से श्लेष्मा का स्रावण होता है। और जैसे हम वायु अंदर ग्रहण करते हैं तो जो महीन बाल वगैरह होते हैं इस नासिका गुहा के अंदर और श्लेष्मा होता है, वो वायु के साथ में जो धूल के कण हैं, पराग कण है, सूक्ष्म जीव है, उनको
रोकने का काम करती है और वायु को शुद्ध करने का काम करती है। फिर जो ये मुख है, ये जब हम नासिका से श्वास नहीं ले पाते हैं तब मुख की सहायता से हम श्वास ले सकते हैं। तो जो ये हमारा मुख है ये द्वितीय अंग के तौर पर कार्य करता है। लेकिन यहाँ पर एक बात ध्यान देने की है कि नासिका जब हम श्वास लेते हैं तो वायु एकदम शुद्ध होती है, और मुख से जब श्वास लेते हैं तो वायु क्या होती है, नासिका की तुलना में कम शुद्ध होती है। ठीक है। उसके बाद में जैसे ही नासिका गुहा से वायु किस में प्रवेश करती है, नासा ग्रसनी में प्रवेश करती है। अब यहाँ पर देखो ग्रसनी 3 प्रकार की होती है, कंठ ग्रसनी, मुख ग्रसनी और नासा ग्रसनी। तो नासिका गुहा का जो पृष्ठ भाग है वो किस में खुलता है, नासा ग्रसनी में खुलता है। और नासिका गुहा से वायु किस में प्रवेश करती है, नासा ग्रसनी में प्रवेश करती है। ठीक है। तो जब हम नासिका से श्वास लेते हैं तो वायु नासिका गुहा से नासिका ग्रसनी में और फिर यहाँ पर मुख ग्रसनी में प्रवेश करती है। और जब हम मुख से श्वास लेते हैं तो वायु मुख से सीधे ही मुख ग्रसनी में प्रवेश करती है। उसके बाद में नासा ग्रसनी से कहाँ जाती है, ये जाती है सवरी यंत्र में, जिसको हम बोलते हैं लैरिंग्स। ये जो लैरिंग्स होता है, सवरी यंत्र होता है, ये 9 प्रकार की उपास्थि से मिलकर बना होता है और इसके अंदर एक झिल्लीनुमा संरचना होती है जिसको बोलते हैं हम सवर रज्जु। जैसे वायु अंदर इस सवर यंत्र के अंदर प्रवेश करती है तो वायु का बहाव अधिक कम होने के कारण ये क्या करती है, अलग अलग कंपन करती है झिल्ली या सवर रज्जु और अलग अलग प्रकार की ध्वनि निकालती है। ठीक है। फिर यहाँ पर इस सवर यंत्र के पास में क्या होता है, एपिग्लोटिस होता है, जिसको हम घाटी ढक्कन बोलते हैं। जब हम भोजन खाते हैं या भोजन निगलते हैं तो ये एपिग्लोटिस सवर यंत्र के चारों ओर एक आवरण का कार्य करता है, इसको ढक लेता है, जिससे जो भोजन है वो श्वास नाल में ना जाए। ठीक है। फिर उसके बाद में जैसे वायु यहाँ पहुँच गई सवर यंत्र में तो वायु उसके बाद में कहाँ जाएगी, श्वास नाल में जाएगी। तो हमने यहाँ तक सवर यंत्र तक कौन सा था, ऊपरी श्वसन तंत्र था। उसके बाद में निचला श्वसन तंत्र है। तो निचला श्वसन तंत्र के अंदर सबसे पहला अंग आता है श्वास नाल। तो इसकी लंबाई कितनी होती है, 5 इंच होती है। ठीक है। ये कूट स्तरीय पक्षमापी स्तंभाकार सी प्रकार के छल्लों से के द्वारा निर्मित होती है। ये सी प्रकार के जो छल्ले होते हैं ये श्वास नाल को चिपकने से रोकते हैं, इसकी आकृति बनाई रखते हैं। इसमें श्वास नाल के अंदर कुछ श्लेष्मा ग्रंथियाँ होती है जो तरल पदार्थ स्रावित करती है। और तरल पदार्थ से फायदा क्या है, जैसे वायु देखो यहाँ पर प्रवेश करती है श्वास नाल में तो कुछ बचे हुए परागकण या सूक्ष्म कण हैं यहाँ चिपक जाते हैं और वायु एकदम शुद्ध, बिल्कुल शुद्ध हो जाती है। ठीक है। ये जो श्वास नाल है ये सवर यंत्र और श्वसनी को जोड़ने का काम करती है और वायु को सवर यंत्र से वक्ष स्थल तक लाने का काम करती है। जो श्वास नाल है ये आगे चलकर यहाँ पर 2 भागों में डिवाइड हो जाती है, दायां भाग और बायां भाग में। ठीक है। उसके बाद में आती है श्वसनी। जब ये श्वास नाल दाएं और बाएं भाग में डिवाइड होती है तो यहाँ पर हम इसको बोलते हैं प्राथमिक श्वसनी। और जब प्राथमिक श्वसनी दूसरी बार शाखाओं में विभाजित होती है तो उसको बोलते हैं द्वितीयक श्वसनी। और जब द्वितीयक श्वसनी तीसरी बार शाखाओं में विभाजित होती है उसको हम बोलते हैं तृतीयक श्वसनी बोलते हैं। ठीक है। और जब तृतीयक श्वसनी आगे चलकर और शाखा में विभाजित होती है उसको हम बोलते हैं श्वसनिका। ठीक है। तो ये प्रकार में चलता रहता है कि ये अलग अलग शाखाओं में डिवाइड होती रहती है। और श्वसनिका क्या करती है, शाखाओं में विभाजित होकर एक वृक्षनुमा संरचना का निर्माण करती है। और श्वसनिका का जो लास्ट का जो भाग है उसको हम बोलते हैं सीमांत श्वसनिका। क्या बोलते हैं, सीमांत श्वसनिका। ठीक है। और सीमांत श्वसनिका के जो अंतिम भाग पर क्या होती है, कुपिकाएं होती है। ये कुपिकाएं कपनुमा संरचना होती है जो गैसों का विनिमय में बहुत बड़ा योगदान है इसका। जो गैसों का विनिमय है वो कुपिकाओं के माध्यम से ही होता है। तो हमने निचले श्वसन तंत्र के बारे में इतने पढ़े। उसके बाद में आते हैं फेफड़े। ये फेफड़े देखो स्पंजी ऊतक के बने हुए होते हैं। ये फेफड़े असंख्य श्वसनिका हो और श्वास नलिका हो, मतलब बहुत सारी नली चीज़ों से मिलकर बने हुए होते हैं ये। और ये
फेफड़े देखिए, जो पुरुषों के फेफड़े होते हैं वो स्त्री के फेफड़े की तुलना में क्या होते हैं, भारी होते हैं। और जो ये दायां फेफड़ा है ये बाएं फेफड़े की तुलना में लंबाई में कम और चौड़ाई में क्या होता है, अधिक होता है ये। ठीक है। फिर जो ये बायां फेफड़ा है ये 2 भागों में डिवाइड होता है, 2 खंडों में डिवाइड होता है। और जो दायां फेफड़ा है ये 3 खंडों में क्या होता है, डिवाइड होता है। ठीक है। उसके बाद में तीसरा जो भाग है श्वसन मांसपेशियाँ। ये श्वसन मांसपेशियाँ देखो के अंदर आता है मध्यपट। और मध्यपट क्या करता है, ये जो हमारे अंदर जब हम श्वास लेते हैं, वायु ग्रहण करते हैं और वायु छोड़ते हैं, उसमें बहुत बड़ी भूमिका निभाता है। क्योंकि जब ये मध्यपट है जैसे ही संकुचन करता है, ये संकुचित होता है तो वायु हमारे अंदर प्रवेश करती है। और जैसे वह वापिस शीतलन अवस्था में आता है, शीतल होता है, तो ये वापिस वायु बाहर निकल जाती है। ठीक है। तो ये इस प्रकार एक श्वसन की प्रक्रिया पूर्ण होती है और जितने ये अंग है ये इस प्रकार कार्य करते हैं। ठीक है। फिर उसके बाद में अब हम बात करते हैं, जितने भी हमने इतने अंग पढ़े हैं इसको सिस्टम तरीके से किस प्रकार हम लिख सकते हैं, इसके नोट्स किस प्रकार हम बना सकते हैं, तो अब वो आपको मैं बताता हूँ। ठीक है। तो देखिए, हम बात कर रहे थे श्वसन तंत्र की। तो श्वसन तंत्र में हमने सबसे पहले क्या पढ़ा था, श्वसन की डेफिनेशन हम लोगों ने पढ़ी थी कि जीवों द्वारा बाहरी वायुमंडल से O2 यानी ऑक्सीजन अंदर ग्रहण करके भोजन के पाचन के पश्चात बनी कार्बन डाइऑक्साइड को शरीर से बाहर निकालने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, श्वसन कहते हैं। ठीक है। फिर बात करते हैं श्वसन तंत्र की। तो मनुष्य के श्वसन तंत्र को 3 भागों में डिवाइड किया गया है, ऊपरी श्वसन तंत्र, निचला श्वसन तंत्र और श्वसन मांसपेशियाँ। सबसे पहले हम बात करते हैं ऊपरी श्वसन तंत्र की। ऊपरी श्वसन तंत्र में देखो, मानव का ऊपरी श्वसन तंत्र नासिका, मुख, ग्रसनी, स्वरयंत्र से मिलकर बना होता है। यह हमने पढ़ा था अभी। सबसे पहले हम बात करते हैं नासिका की। इसके बारे में हम ये लिख सकते हैं, यह श्वसन तंत्र का पहला अंग है जिसमें 2 नासाद्वार होते हैं। ठीक है। इन दोनों नासाद्वारों में आगे एक पतली हड्डी का बना एक पट होता है जो झिल्ली द्वारा ढका होता है। नासा गुहा का जो पृष्ठ भाग है वो कहाँ खुलता है, नासा ग्रसनी में खुलता है। और इस गुहा में महीन बाल तथा श्लेष्मा ग्रंथियाँ होती है जिससे श्वास वायु में धूल के कण, पराग कण और फफूंद आदि को दूर करके वायु को शुद्ध करते हैं तथा यह शुद्ध वायु फेफड़ों में पहुंचती है। ठीक है। उसके बाद में अंग आता है मुख। श्वसन तंत्र में मुख द्वितीयक अंग के तौर पर कार्य करता है। नासिका से ली गई वायु शुद्ध होती है जबकि मुख से ली गई वायु नासिका की तुलना में क्या होती है, कम शुद्ध होती है। ठीक है। उसके बाद में हम बात करते हैं अगला जो अंग है ग्रसनी। तो इसके बारे में हम इस लिख सकते हैं कि नासा ग्रसनी नासिका गुहा के पृष्ठ भाग में पाए जाने वाला प्रथम भाग है। श्वास लेते समय वायु नासिका गुहा से गुजरने के पश्चात नासा ग्रसनी से गुजरती हुई मुख ग्रसनी में आती है और मुख से श्वास लेने पर वायु सीधी मुख ग्रसनी में प्रवेश करती है। इसके पश्चात वायु कंठ ग्रसनी से होते हुए एपिग्लोटिस की सहायता से स्वर यंत्र में प्रवेश करती है। ठीक है। उसके बाद में जो अंग आता है वो आता है स्वर यंत्र। स्वर यंत्र ग्रसनी और श्वास नली को जोड़ने वाली एक संरचना होती है। स्वर यंत्र का निर्माण 9 प्रकार की उपास्थियों से मिलकर बना होता है। तो स्वर यंत्र होता है वो किससे निर्माण होता है, उसका 9 प्रकार की उपास्थियों से मिलकर बना होता है। जब हम भोजन को निगलते हैं तो एपिग्लोटिस स्वर यंत्र के चारों ओर आवरण का कार्य करता है। स्वर यंत्र में एक विशेष प्रकार की झिल्लीनुमा संरचना होती है जिसे स्वर रज्जु कहते हैं। यहाँ से आपको क्वेश्चन बन सकता है कि स्वर रज्जु किसे कहते हैं। यह श्लेष्मा झिल्लियाँ होती है जो हवा के बहाव से अलग अलग ध्वनियों के रूप में कंपित होती है और अलग अलग प्रकार की ध्वनियाँ उत्पन्न करती है। उसके बाद में आता है निचला श्वसन तंत्र। तो निचले श्वसन तंत्र में कौन कौन से अंग सम्मिलित होते हैं, श्वास नली, श्वसनी, श्वसनिका, फेफड़े और कोशिका। ठीक है। फिर हम बात करते हैं श्वास नली की। देखो, श्वास नली की जो लंबाई होती है वो 5 इंच होती है। यह कूट स्तरीय, पक्षमापी, स्तंभाकार,
कला द्वारा किसी प्रकार के छल्लों से बनी होती है। और ये छल्ले क्या काम करते हैं? ये श्वास नली को आपस में चिपकाने से रोकने का कार्य करते हैं तथा इसे सदैव खुला रखते हैं। श्वास नाल को हमेशा खुला रखते हैं ये। फिर देखिए, श्वास नली स्वर यंत्र को श्वसनी से जोड़ती है तथा श्वास को गर्दन से वक्ष स्थल तक पहुंचाती है। वक्ष गुहा में पहुंचकर दो भागों में विभक्त हो जाती है, दायां भाग और बायां भाग। ये वक्ष गुहा में जाकर दो भागों में डिवाइड हो जाती है। कौन? श्वास नली, दायां भाग और बाएं भाग में। ठीक है। अब विभक्त होने के पश्चात फेफड़ों में प्रवेश करती है और इन शाखाओं को प्राथमिक श्वसनी कहते हैं। श्वास नली में उपस्थित उपकला श्लेष्मा का निर्माण करती है, जो श्वास के साथ आने वाली अशुद्ध वायु को शुद्ध फेफड़ों में की ओर भेजती है। ठीक है। उसके बाद में हम पढ़ते हैं श्वसनी और श्वसनिका। देखिए, श्वास नली का जो अंतिम भाग जब दाएं और बाएं फेफड़ों में विभक्त हो जाता है, इसके बाद प्राथमिक श्वसनी फेफड़ों में जाकर छोटी छोटी शाखाओं में विभाजित हो जाती है। इन्हें क्या बोलते हैं? द्वितीयक श्वसनी कहते हैं। और द्वितीयक श्वसनी में उपस्थित प्रत्येक खंड से शाखाएं विभक्त होती हैं, शाखाएं निकलती है, जिसे द्वितीयक श्वसनी कहते हैं। प्रत्येक तृतीयक श्वसनी छोटे छोटे भागों में विभक्त होती है, जिन्हें श्वसनिका कहते हैं। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। और प्रत्येक श्वसनिका अंत में सीमांत श्वसनिका में विभक्त होती है। श्वसनी तथा श्वसनिका मिलकर अंत में एक वृक्षनुमा संरचना बनाते हैं, जो बहुत सी शाखाओं में विभक्त होती है। और इन शाखाओं के अंत में कुप्पिकाएं होती है, जो गैसों का विनिमय एवं कुप्पिकाओं के माध्यम से होता है। फिर बात करते हैं फेफड़ों की। तो मनुष्य में एक जोड़ी फेफड़े होते हैं, जो वक्ष स्थल में दाएं और बाएं भाग में मध्य पेट के ठीक ऊपर स्थित होते हैं। फेफड़े असंख्य श्वास नलियों, कोशिकाओं, रक्त वाहिनियों, लसिका वाहिनियों, लचीली तंतुओं और झिल्लियों तथा अनेक कोशिकाओं से निर्मित होते हैं ये। फिर बात करते हैं दाएं फेफड़े। दायां फेफड़ा बाएं फेफड़े की अपेक्षा लंबाई में थोड़ा छोटा और कुछ अधिक चौड़ा होता है। जो हमारा दायां फेफड़ा है वो बाएं फेफड़े की तुलना में क्या होता है? लंबाई में थोड़ा छोटा होता है और कुछ अधिक क्या होता है? चौड़ा होता है, चौड़ा अधिक होता है ये। पुरुषों के फेफड़े स्त्रियों की तुलना में क्या होते हैं? भारी होते हैं। वजन में क्या होते हैं? भारी होते हैं। उसके बाद में देखिए, बायां फेफड़ा 2 खंडों में विभक्त होता है तथा दायां फेफड़ा 3 खंडों में विभक्त होता है। इन खंडों में कई उपखंड होते हैं और उपखंडों में छोटे छोटे कई खंड होते हैं, जिनमें श्वास नली की शाखाएं, धमनियों, शिराओं की शाखाएं विभाजित होकर एक स्वतंत्र इकाई का निर्माण करती है। प्रत्येक फेफड़े का निर्माण स्पंजी ऊतकों से होता है, जिसमें कई कोशिकाएं और लगभग 30 मिलियन कुप्पिकाएं होती है। क्लियर। उसके बाद में फेफड़ों के बारे में हम ये लिख सकते हैं कि कुप्पिका एक कपनुमा संरचना होती है, जो सीमांत श्वसनिका के अंतिम सिरे पर पाई जाती है। और कुप्पिका में सल्की उपकला ऊतक की पंक्तियां पाई जाती हैं, जो विभिन्न प्रकार की कोशिकाओं में प्रवाहित रुधिर से कोशिकाओं के विनिमय में मदद करती है, मतलब कोशिकाओं के लेने ले जाने में मदद करती है। श्वसन मांसपेशियां। तीसरा जो भाग है वो कौन सा है? श्वसन मांसपेशियां। फेफड़ों में गैस विनिमय हेतु मांसपेशियां पाई जाती हैं, जो श्वास को लेने में छोड़ने में मदद करती है। श्वसन की क्रिया के लिए मुख्य रूप से डायफ्राम यानी मध्यपट उत्तरदायी होता है। क्यों? क्योंकि मध्यपट क्या होता है? कंकाल पेशी से बनी हुई एक पतली चादरनुमा संरचना है, जो वक्ष स्थल की सतह पर पाई जाती है। मध्यपट के संकुचन से श्वास के दौरान वायु नासिका में होती हुई फेफड़ों में प्रवेश करती है तथा शीतलन से वायु फेफड़ों से बाहर निकलती है। ठीक है। उसके बाद में हम बात करते हैं श्वसन की क्रियाविधि कि श्वसन की क्रियाविधि क्या है। देखिए, फुफ्फुसीय वायु संचालन फेफड़ों में वायु के अंदर आने व बाहर निकालने की एक ऐसी प्रक्रिया है जो गैसीय विनिमय को सहज बनाती है। इस वायु संचालन के लिए श्वसन तंत्र वायुमंडल तथा कुप्पिका के मध्य ऋणात्मक दबाव, प्रवणता व मध्यपट के संकोचन का उपयोग करता है। फिर हम बात करते हैं श्वसन की जो प्रक्रिया है वो 2 स्तरों में पूर्ण होती है। देखिए, पहला है बाह्य श्वसन।
इसमें गैसों का विनिमय हवा से भरी कूपिकाओं में प्रवाहित रक्त के मध्य गैसों के आंशिक दबाव के अंतर के कारण होता है। तो देखिए बाह्य श्वसन में क्या होता है, जो गैसों का विनिमय है वो आंशिक दबाव के कारण होता है। और दूसरा कौन सा है, आंतरिक श्वसन। आंतरिक श्वसन में क्या होता है, इसमें गैसों का जो विनिमय है वो कोशिकाओं में प्रवाहित रक्त तथा ऊतकों के मध्य विसरण के कारण होता है। ठीक है, तो ये थी श्वसन की क्रियाविधि। अब ये हमारा श्वसन तंत्र क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। अब हम बात करते हैं कि इस श्वसन तंत्र से जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनते हैं, प्रश्न बनते हैं, उसके बारे में हम बात करते हैं। तो देखिए पहला जो क्वेश्चन है वो है कि श्वसन को परिभाषित करो। मतलब श्वसन की परिभाषा लिखनी है, या सांस लेने से क्या आशय है, हमें क्या एक ही आंसर होगा इसका। फिर दूसरा जो क्वेश्चन है वो है मानव श्वसन तंत्र के कितने भाग होते हैं। हमने अभी भी पढ़ा था कि मानव श्वसन तंत्र के 3 भाग होते हैं, ऊपरी, निचला और श्वसन मांसपेशियाँ। अगला जो क्वेश्चन है मानव नासिका का क्या कार्य है, तो इसमें नासिका के बारे में लिखना है आपको। अगला है अंतर श्वसन से आप क्या समझते हैं और बाह्य श्वसन से आप क्या समझते हैं। तो अभी भी हम लोगों ने पढ़ा था कि अंतर श्वसन में क्या होता है, अंतर श्वसन में जो गैसों का विनिमय है वो आंशिक दबाव विसरण के कारण होता है, और बाह्य श्वसन में क्या होता है, आंशिक दबाव के कारण होता है। फिर हम अगला क्वेश्चन है डायफ्राम क्या है, इसका कार्य लिखिए। तो मध्यपट के बारे में लिखना है इसके बारे में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है मानव श्वसन तंत्र का नामांकित चित्र बनाइए। ठीक है, इसमें आपको डायग्राम बनाना है। अगला जो क्वेश्चन है 7 नंबर, निचला श्वसन तंत्र के अंगों के नाम लिखिए या लिखो। तो निचले श्वसन तंत्र के अंदर श्वास नाल है, श्वसनी है, श्वसनिका है, फेफड़े हैं, ये अंग क्या आते हैं, सम्मिलित होते हैं। अगला क्वेश्चन है मानव श्वसन तंत्र के निम्न भागों पर संक्षिप्त में टिप्पणी लिखिए। तो पहला है ग्रसनी, ग्रसनी के बारे में लिखना है। दूसरा है सौर्यंत्र, और सौर्यंत्र के बारे में लिखना है। अगला क्वेश्चन है निम्न का संक्षिप्त वर्णन कीजिए। पहला क्वेश्चन श्वास नली, दूसरा है श्वसनी और श्वसनिका, इनके बारे में आपको लिखना है। सजीव श्वसन क्यों करते हैं, इसके बारे में आपको लिखना है। अगला क्वेश्चन फेफड़ों का संक्षिप्त वर्णन करना है, तो फेफड़ों के बारे में लिखना है आपको। अगला जो क्वेश्चन है लास्ट क्वेश्चन है वो कोशिकाओं में गैस या विनिमय के लिए होने वाला विसरण को कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं। कि जब कोशिकाओं में गैसों का विनिमय होता है तो कौन कौन से ऐसे कारक हैं जो इसको प्रभावित करते हैं। तो ये इतने क्वेश्चन इस टॉपिक से बनते हैं जो एग्ज़ाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक, कमेंट एंड शेयर कीजिए। ठीक है, और अगली क्लास में हम लोग एक नए टॉपिक के साथ में मिलेंगे, जो इसी चैप्टर का अगला जो तंत्र हम पढ़ेंगे वो है मानव जनन तंत्र।